Dear students, I, Dr. Ashutosh Tiwari, once again welcome you all in this presentation. And in the last video, we have gone through the basics of the optical fiber. Now, in this video, we will discuss two important loss properties of the optical fiber, which are attenuation and dispersion, which taking place in the optical fiber. तो ये एटेन्यूएशन और डिस्पर्जन जो है ये दोनों ही लॉस के कारण हैं और इनसे जो है सिग्नल का लॉस हो जाता है। तो उनको हम लोग थोड़ा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिनसे ये समझ में आ सके कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे सिग्नल्स डिस्टॉर्ट होते हैं और उनसे कैसे हम बच सकते हैं। तो इन आइए चलते हैं और एटेन्यूएशन और डिस्पर्जन इन ऑप्टिकल फाइबर को थोड़ा गंभीरता से स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम यहाँ देख रहे हैं कि फैक्टर विच अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एज ए ट्रांसमिशन मीडियम। पहला फैक्टर है एटेन्यूएशन, या इसको हम ट्रांसमिशन लॉस भी कहते हैं। और इसी साथ जो है ये ट्रांसमिशन लॉस क्या करता है, डिटरमिन्स द मैक्सिमम रिपीटरलेस सेपरेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसका मतलब क्या हुआ, रिपीटरलेस का मतलब क्या हुआ, रिपीटरलेस का मतलब हो गया जैसे एक ऑप्टिकल फाइबर हमने लिया, अब उसमें हमने सिग्नल फीड किया तो सिग्नल धीरे धीरे उसका लॉस हो जाता है। तो आगे जाकर के हमको कुछ रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं जो सिग्नल्स की पावर को बढ़ाएं और फिर आगे ऑप्टिकल फाइबर में उसको कम्युनिकेट किया जाए। तो रिपीटर का इस्तेमाल ना करना पड़े, रिपीटर का इस्तेमाल ना करना पड़े, तब तक कितनी लंबाई हम ले सकते हैं वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे विचार कर रहे हैं। तो मैक्सिमम रिपीटरलेस सेपरेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, एक सिग्नल पर ट्रांसमिट किया गया, फिर ऑप्टिकल फाइबर लगाया गया और रिसीवर ने रिसीव कर लिया और बगैर किसी रिपीटर की मदद के। तो ये एटेन्यूएशन या ट्रांसमिशन लॉस के बारे में। और डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या होता है, जैसे डिस्पर्जन लाइट में होता है वैसे यहाँ पे भी डिस्पर्जन के बारे में डिस्कस करना है कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट पल्सेज इन अ फाइबर। अब एक लाइट पल्स हमने दिया, वो लाइट पल्स जा करके अलग अलग कंपोनेंट्स ब्रेक हो गई या स्प्रेड हो गई। हमने भेजा तो यहाँ पर एक सिग्नल, लेकिन आउटपुट एंड पे, रिसीवर एंड पे हमको अलग अलग कई सिग्नल मिलने लगे। तो ये जो डिस्पर्जन है ये स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट पल्सेज है। और इसकी वजह से क्या होता है, इट लिमिट्स द बैंडविथ, जो सिग्नल की हम बैंडविथ पास कराना चाहते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, इसकी बैंडविथ को ये लिमिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हमें समझना है। ऑप्टिकल फाइबर एटेन्यूएशन जो है इसमें क्या है, एक लॉगरिथमिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑप्टिकल आउटपुट पावर एंड द ऑप्टिकल इनपुट पावर, कि एक हमने ऑप्टिकल फाइबर लिया, उसमें हमने इनपुट में क्या पावर फीड की और हमको आउटपुट में कितनी पावर बाहर मिल रही है उस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कम्युनिकेट होने के बाद, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। और ये रिलेशन जो है किस बात को मेजर करता है कि डिके ऑफ द सिग्नल कितना हुआ। अगर हम ये निकाल लें कि भाई हमने इतनी पावर इनपुट में दी और लास्ट में हमें आउटपुट में इतनी पावर मिल रही, तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना पावर का लॉस हुआ है और उससे ये पता चल जाएगा कि एटेन्यूएशन कितना है ऑप्टिकल फाइबर में। तो ये रिलेशन होता है पी जेड इज इक्वल टू पी जीरो ई टू द पावर माइनस एल्फा जेड, जहाँ एल्फा को जो हम एटेन्यूएशन कांस्टेंट कहते हैं, और हम यहाँ ये मान करके चल रहे हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर हमने लेके रखा हुआ है वो अलॉन्ग द जेड एक्सिस है और सिग्नल जेड एक्सिस के अलॉन्ग उस ऑप्टिकल फाइबर में चल रहा है। यहाँ पे पी जीरो का मतलब हो गया कि जब z इज इक्वल टू जीरो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब पी जीरो का मतलब ये हो गया कि पावर वो कैलकुलेट की जा रही है जो इनपुट के रूप में जा रही है, और पी जेड का मतलब हो गया कि जब z डिस्टेंस ट्रेवल हो गई है ऑप्टिकल फाइबर में तब हमें कितनी पावर मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, एक्सपोनेंशियली पावर जो है वो डिके करती जाती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, और यहाँ पर एल्फा जो है वो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। तो जो अभी हमने डिस्कस किया आपसे कि पी जेड क्या है, ऑप्टिकल पावर एट द डिस्टेंस जेड फ्रॉम द इनपुट, पी जीरो क्या है, इनपुट ऑप्टिकल पावर, और एल्फा क्या है, फाइबर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, जिसका मेजरमेंट जो है वो डेसिबल पर किलोमीटर में किया जाता है। अगर पावर रेशियो कैलकुलेट करना है तो इसका सिंपल फार्मूला लॉगरिथमिक होता है 10 log पी नॉट अपॉन पी आई, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। यूजुअली जो एटेन्यूएशन है इसको हम लोग डेसिबल्स में एक्सप्रेस करते हैं, और एटेन्यूएशन कांस्टेंट को मेजर करने के लिए ये फार्मूला होता है एल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड 10 log पी ओ अपॉन पी आई। पी ओ मतलब हो गया आउटपुट पावर कितनी मिल रही है हमको, और पी आई का मतलब हमें क्या इनपुट पावर वहाँ पे मिल रही है। एटेन्यूएशन इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स, तीन अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म होती हैं जिसके कारण एटेन्यूएशन हो रहा होता है। पहली मैकेनिज्म होती है स्कैटरिंग,
दूसरी एब्जॉर्प्शन और तीसरी बेंडिंग। इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो फाइनल एटीन्यूएशन होता है, जो यहाँ लिखा है अल्फा टोटल, जो फाइनल एटीन्यूएशन होता है वो तीनों कंपोनेंट की वजह से मिल करके होता है। स्कैटरिंग का भी रोल होता है, एब्जॉर्प्शन का भी होता है और बेंडिंग का भी रोल होता है। तो तीनों को हम लोग ध्यान से स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर द रोल्स। अब बेसिक एटीन्यूएशन मैकेनिज्म्स जो है वो क्या क्या हैं हमारे पास में। पहली एटीन्यूएशन के लिए जो मैकेनिज्म है वो है मटेरियल एब्जॉर्प्शन। अब मटेरियल एब्जॉर्प्शन दोनों तरीके का होता है, इंट्रिंसिक भी एक्सट्रिंसिक भी। स्कैटरिंग भी दो तरीके की होती है, लीनियर और नॉन लीनियर भी। और उसके बाद होते हैं बेंडिंग लॉसेस। अब बेंडिंग लॉस भी दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो बेंड्स और माइक्रो बेंड्स के कारण होने वाले लॉसेस। तो मटेरियल एब्जॉर्प्शन के बारे में जो हमने अभी चर्चा करी थी, इसको थोड़ा सा ध्यान से डिस्कस करते हैं। मटेरियल एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, ए लॉस मैकेनिज्म रिलेटेड टू द मटेरियल कंपोजिशन एंड द फैब्रिकेशन प्रोसेस फॉर द फाइबर। इसमें ये क्या करता है, रिजल्ट्स इन द डिसिपेशन ऑफ सम ऑफ द ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल पावर इन द वेवगाइड। वेवगाइड का मतलब उसी हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या ऑप्टिकल एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो इंट्रिंसिक मतलब हो गया कि आंतरिक कारण से हो गया। आंतरिक क्या क्या कारण हो सकते हैं कि कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन विद वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लास। तो जो सिग्नल जाए वो ग्लास के जो मेजर कंपोनेंट हैं जिससे वो मिल करके बना है ग्लास, उससे इंटरेक्ट करके अपनी एनर्जी को लूज करे, ये इंट्रिंसिक कारण हो गए। तो इसमें भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि पहला क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन इन द IR मतलब इंफ्रारेड वेवलेंथ रीजन, इसको कहेंगे हम मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन। और दूसरा हो सकता है एब्जॉर्प्शन इन द अल्ट्रा वॉयलेट वेवलेंथ रीजन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों तरह के एब्जॉर्प्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और आउटपुट में मिलने वाली पावर जो है वो हमारी कम पड़ जाएगी। स्कैटरिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि स्कैटरिंग इफेक्ट्स प्रिवेंट्स अटेनमेंट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द कोर क्लेडिंग बाउंड्री। स्कैटरिंग की वजह से क्या होगा कि जो लाइट चली वो कोर और क्लेडिंग की बाउंड्री से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, जिससे जो TIR होना चाहिए था कोर क्लेडिंग बाउंड्री पे वो संभव नहीं हो पाएगा। और रिजल्टिंग इन द पावर लॉस ड्यू टू द ऑब्स्टेकल्स और इन द होमोजेनिटीज। अब जैसे यहां पर देखिए ऑप्टिकल फाइबर है तो सपोज ये रे ऑफ लाइट चली, अब लाइट चल रही थी यहाँ पर, तो जिसको TIR करना था उसको अगर यहाँ पर इस जगह पर कोई ऑब्स्टेकल मिल गया तो ये लाइट जो है वो वहाँ से स्कैटर हो जाएगी और उसका पाथ डेविएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जिस जगह पर TIR होना है तो वहाँ से नहीं होगा। और ये लाइट यहाँ से इस ऑब्स्टेकल के कारण बेंड होकर के इधर जब चली जाएगी तो उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर TIR ना कर पाने के कारण इस क्लेडिंग बाउंड्री की तरफ मूव कर जाएगी। और या इसको मूव करने का मतलब है कि हमारा सिग्नल जो है वो लॉस हो जाएगा। ये स्कैटरिंग लॉस के बारे में बता रहे हैं। इवन वेरी स्मॉल चेंजेस इन द कोर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिहेव्स एज द ऑप्टिकल ऑब्स्टेकल एंड चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल बीम। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोर का मटेरियल है, अब हमने थ्योरेटिकली तो ये बता दिया कि पूरी कोर जो एंटायर हमारी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि मटेरियल इस तरीके का हो उसका कोर का कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई दूसरी वैल्यू हो रही हो, इधर आगे जाने पर वैल्यू चेंज हो जा रही हो, यानी इनहोमोजेनिटी हो कोर में। इसकी वजह से क्या होगा कि जो सिग्नल चल रहा होगा वो होमोजीनियसली मूव नहीं कर पाएगा और आगे जाकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो चेंज है वो भी एक तरीके से उसके लिए ऑब्स्टेकल का काम करेगा, क्योंकि वहाँ से लाइट बेंड कर जाएगी और जब लाइट वहाँ से बेंड कर जाएगी तो जो TIR होना था वो नहीं हो पाएगा कोर क्लेडिंग बाउंड्री पे और सिग्नल का लॉस हो जाएगा। अब बेंडिंग के लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं। बेंडिंग एंड ऑप्टिकल फाइबर इंट्रोड्यूसेस अ लॉस इन द लाइट पावर। किस तरीके से, देखिए पहला तो होता है मैक्रो बेंड। मैक्रो मतलब होता है बड़ा। मैक्रो बेंड का मतलब ये हो गया कि अगर हमने पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर एंटायरली एक बड़े से बेंड के फॉर्म में मोड़ दिया, इसको मैक्रो बेंड कहते हैं। और माइक्रो बेंड का मतलब हो गया कि जैसे ऑप्टिकल फाइबर है वो बीच में कहीं छोटा सा मुड़ गया तो वो माइक्रो बेंड कहलाता है। तो ये दोनों ही बेंडिंग जो हैं वो सिग्नल का लॉस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये दिखाया जा रहा है कि ये जो पूरे ऑप्टिकल फाइबर का इस तरीके से मुड़ जाना, यहाँ देखिए पूरा का पूरा फाइबर ही चेंज मुड़ा जा रहा है, इसको हम लोग मैक्रो बेंड कहते हैं। और यहाँ पर हल्का सा ये फाइबर ट्विस्ट हो रहा है, इसको हम लोग माइक्रो बेंड कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही तरह की जो बेंडिंग होती हैं इनसे सिग्नल का हमेशा लॉस होता है। जैसे माइक्रो बेंडिंग रिजल्ट इन द माइक्रोस्कोपिक इम्परफेक्शंस इन द ज्योमेट्री ऑफ द फाइबर एंड मैक्रो बेंड
fiber bending with the diameter on the order of the centimeter or less. तो इस एक बार फिर से देखें कि इस तरीके के ये हमको जो मैक्रो बेंड्स होंगे वो कुछ इस तरीके के नज़र आएंगे, पूरा इंटायर फाइबर मुड़ेगा, दीज आर द मैक्रो बेंड्स यहाँ पे। और जो इस तरीके के बेंडिंग्स होते हैं ये छोटे वाले, इनको हम लोग जो है वो माइक्रो बेंड्स कहते हैं। तो ये वाले जो बेंडिंग है ये माइक्रो बेंड्स कहला रहे हैं, ये माइक्रो बेंड्स हैं। डिस्पर्जन में क्या होगा कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एक लाइट जा करके डिफरेंट कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाना डिस्पर्जन होता है, उसी तरीके का डिस्पर्जन लॉस यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर में भी दिखाई पड़ता है। जैसे स्प्रेडिंग ऑफ पल्सेज इन अ फाइबर, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। अब जरा यहाँ पे हम लोग ध्यान समझने की कोशिश करें। जैसे ये एक पल्स यहाँ पर दिखाई गई है जो इनपुट पल्स है, जिसका कुछ एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड है। लेकिन होगा क्या कि जैसे हम यहाँ पर कंसीडर करने की कोशिश करें कि एक रे ये जा रही है, सपोज हमारी जो इसकी एक्सेस के अलॉन्ग जा रही है, जो एक्सेस के अलॉन्ग जा रही है वो सीधे चलती चली जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे तीन अलग अलग सिग्नल्स देख रहे हैं, एक सिग्नल हमारा जो है वो ग्रीन है, एक सिग्नल हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है ब्लू से, एक सिग्नल इंडिकेट किया है रेड से। तो ये तीनों सिग्नल्स जब अलग अलग एंगल पर एंटर करते हैं, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए हमने सपोज ये सिग्नल हमारा एंटर कर रहा है ये रेड लाइट के फॉर्म में, तो यहाँ पर ये देखिए कि ये मैक्सिमम एंगल से एंटर कर रहा है, सबसे ज़्यादा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है। तो जो सिग्नल सबसे ज़्यादा एंगल बनाते हुए एंटर करेगा वो सबसे पहले हिट कर देगा कोर क्लेडिंग बाउंड्री को, सबसे पहले हिट करेगा कोर क्लेडिंग बाउंड्री को और यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देगा। जबकि अब जैसे इसने जल्दी TIR कर दिया तो फिर इसके बाद अगला TIR वो यहाँ पर करेगा, फिर उसके बाद अगला TIR यहाँ पर करेगा, फिर अगला TIR यहाँ पर करेगा। मतलब इतनी ही जो लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर आपको दिखाई गई है उसमें इस पर्टिकुलर सिग्नल ने 4 बार TIR कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया और इस जगह पर भी कर दिया। अब हमने एक दूसरा सिग्नल ले लिया जो ब्लू लाइट से हमने एंटर कराया, उसको थोड़ा कम एंगल पे एंटर कराया। ये वाला सिग्नल जो ब्लू लाइट से दिखा रहे हैं ये थोड़ा रिलेटिवली कम एंगल पे एंटर कर रहा है। इसने क्या किया कि जब सिग्नल आगे गया तो थोड़ा आगे जाकर के इसने TIR किया। अब यहां पर अगर वो थोड़ा आगे जाके TIR करेगा तो अगला TIR उसका थोड़ा और आगे होगा, जिसकी वजह से इतनी बड़ी डोमेन में आप देख रहे हैं कि वो ब्लू वाला सिग्नल एक बार यहां TIR कर रहा है, एक बार यहां TIR कर रहा है, एक बार यहां पर TIR कर रहा है। और अगर हम ग्रीन वाले सिग्नल को कंसीडर करें, जो तीनों सिग्नल्स इनिशियली सेम एम्पलीट्यूड के थे, सेम एनर्जी के थे, और जो ग्रीन वाला सिग्नल है यहाँ पर वो उसको और भी कम एंगल पे इंटरेक्ट कराया, तो उसने फिर क्या कर दिया, एक TIR यहाँ किया, एक TIR यहाँ किया। मतलब इतनी बड़ी जो हमने साइज ले लिया है ऑप्टिकल फाइबर का, उसके अंदर उसने केवल 2 ही बार TIR किया। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से 3 सिग्नल जो हमने लिए थे, ये तीनों सिग्नल अलग अलग एंगल पर जो जा रहे हैं वो अलग अलग लेवल पर TIR कर रहे हैं। एक कोई सिग्नल है जो इतनी ही जगह पर 4 बार TIR कर रहा है, एक 3 बार TIR कर रहा है, एक 2 बार TIR कर रहा है। तो उससे होगा क्या कि आउटपुट पर जब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आउटपुट हमको जो मिलेगा उसमें जो सिग्नल होंगे वो अलग अलग टाइम इंटरवल पे मिलने लगेंगे। यहाँ पर सिग्नल सबसे पहले मतलब ये ग्रीन वाला अलग टाइम पे आएगा, रेड वाला अलग टाइम पे आएगा और ब्लू वाला अलग टाइम पे आएगा, जिसकी वजह से जो शार्प पीक हमको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पर एक पल्स की पूरी स्प्रेडिंग हो जाएगी। इस तरह का पीक ना मिल करके यहाँ पर एक पल्स इस तरह की मिल जाएगी, पल्स थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है पल्स ब्रॉडनिंग कहते हैं। तो पल्स ब्रॉडनिंग जो है हो जाती है, यहाँ पर स्प्रेडिंग हो जाती है, और इसी को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ द पल्सेज इन द ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डिस्पर्जन या ब्रॉडनिंग होने का जो बेसिक रीज़न है वो है सिर्फ यहाँ पर कि हमारा जो इनिशियल एंगल था जिसके थ्रू सिग्नल एंटर कर रहा था वो एंगल हमने डिफरेंट ले लिया था। और हमने पहले भी आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में कि जो एंगल एक्सेप्टेंस एंगल होता है, एक्सेप्टेंस कोन एक बन जाता है, उसके अंदर आप किसी भी एंगल पर सिग्नल देंगे वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू प्रोपोगेट करेगा। लेकिन अलग अलग एंगल पर सिग्नल देने से वो सिग्नल जो है लास्ट एंड पर अलग अलग टाइम पर पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जो आउटपुट पल्स होती है वो ब्रॉडन हो जाती है, और इस कॉन्सेप्ट को पल्स ब्रॉडनिंग कहा जाता है। अब हम इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैंड विथ ऑफ द सिग्नल है वो उस पर एक लिमिट लग जाती है, लिमिट्स द बैंड विथ। और टाइप ऑफ डिस्पर्जन्स, ये डिस्पर्जन बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, दीज आर 2 टाइप्स। पहला टाइप जो होता है वो होता है इंटरमोडल और दूसरा होता है इंट्रामोडल। इंटरमोडल का मतलब होता है एक मोड से दूसरे मोड में होने वाला डिस्पर्जन, और इंट्रामोडल का मतलब होता है एक ही मोड जब ट्रैवल कर रहा हो उसके अंदर में होने वाले डिस्पर्जन्स को जो है वो इंट्रामोडल डिस्पर्जन्स कहते हैं। अब ये जो हमारा इंटरमोडल डिस्पर्जन होता है इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? तो इंटरमोडल डिस्पर्जन के लिए
हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का या ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या करता है? ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यहाँ पे जैसा ये देख रहे हैं आप कि ये कोर है और आउटर जो क्लेडिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें हमने पहले भी आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोफाइल होता है वो इस तरीके से चेंज करता है, एब्रप्टली चेंज नहीं करता। तो यहाँ पर जब आप अलग अलग एंगल पर लाइट को फॉल कराते हैं, जैसे एक लाइट हमने यहाँ पर इस एंगल पे फॉल कराई, एक इस एंगल पे डायरेक्टली चली गई, एक यहाँ चली गई, आप देख रहे हैं कि अलग अलग सिग्नल्स ले रहे हैं जो अलग अलग एंगल पर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि यहाँ पर चूंकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में हर पॉइंट मतलब एक्सेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है और बाहर जैसे जैसे जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, हर पॉइंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाता है। तो हर पॉइंट जो है वो अपने आगे वाले पॉइंट के लिए एक तरीके से कोर क्लेडिंग बाउंड्री का काम करता है, जिसकी वजह से जो रे का जो मूवमेंट होता है तो एकदम शार्प TIR ना होकर के जो पैसेज ऑफ द रे होता है वो एकदम स्मूथ हो जाता है। लेकिन इससे होगा क्या कि जो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से लिया जाता है मटेरियल का कि जिसकी वजह से जो अलग अलग एंगल पर चलने वाले कंपोनेंट भी डिस्टेंस जो चलते हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और सेम डिस्टेंस बाद वो सारे कंपोनेंट अलग अलग पाथ से होते हुए, मतलब ये वाला जो सिग्नल था वो मान लीजिए इस पाथ से होकर के गया, दूसरा वाला ये वाला सिग्नल जो मैंने भेजा था वो सपोज इस पाथ को होकर के गया, इस पाथ को फॉलो किया, किसी ने इस पाथ को फॉलो किया, लेकिन ये सभी सिग्नल्स जो है आफ्टर डेफिनेट स्पैन दे ऑल विल मीट एट द सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट पे मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हम आउटपुट पर रिसीव करेंगे, ऑल्दो ये सारे सिग्नल्स अलग अलग पाथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जब ये सिग्नल बाहर आएंगे ऑप्टिकल फाइबर के तो सेम टाइम के बाद बाहर आएंगे और सेम पोजीशन पर मिलेंगे, जिसकी वजह से जो पल्स की ब्रॉडनिंग हो रही थी वो नहीं होगी। तो जो ये प्रॉब्लम थी कि अलग अलग एंगल्स पर सिग्नल्स जो एंटर कर रहे थे उनकी ब्रॉडनिंग हो जा रही थी, वो आउटपुट में अलग अलग जगह पर मिल रहे थे, वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में। लेकिन जो इंट्रामोडल डिस्पर्जन है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है, और एक होता है मटेरियल डिस्पर्जन और दूसरा होता है वेवगाइड डिस्पर्जन। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा अभी आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। मटेरियल डिस्पर्जन में क्या होता है कि मटेरियल डिस्पर्जन में इसका कॉज क्या है कि जो जब सिग्नल ट्रैवल करता है तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एनी मटेरियल मीडियम चेंजेस विद इट्स वेवलेंथ। जो जैसे ही सिग्नल आगे ट्रैवल करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, इट इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो जैसे जैसे सिग्नल की वेवलेंथ बदलती जाती है, एक सिग्नल से दूसरी सिग्नल की वेवलेंथ अगर अलग है तो उनकी जो वेलोसिटी होगी ऑप्टिकल फाइबर में वो भी चेंज हो जाएगी। अब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो वही ऑप्टिकल फाइबर रहेगा, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ रहेगा और दूसरे सिग्नल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और आ जाएगी वेवलेंथ चेंज होने के कारण, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है डिस्पर्जन हो जाएगा उन सिग्नल्स में। और ये आप देख रहे हैं ग्राफ कि यहाँ पर वेवलेंथ वर्सेस वेलोसिटी का एक प्रोफाइल दिया गया है जो बता रहा है कि अलग अलग वेवलेंथ के जो सिग्नल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है सेम मीडियम में। जो लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं वो अराइव एट द रिसीवर बिफोर, लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो जल्दी पहुंच जाती हैं रिसीवर एंड पे, और जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो थोड़ा बाद में आती है, जिसके कारण उसी एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में अलग अलग वेवलेंथ के सिग्नल अलग अलग टाइम इंटरवल पे मिलते हैं और डिस्पर्जन अकर हो जाता है। तो इसको हम लोग मटीरियल डिस्पर्जन कहते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन टू द मटेरियल डिस्पर्जन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द कंट्रोल ऑफ द एम पैरामीटर। यहां पर मटेरियल डिस्पर्जन को जो है कंट्रोल किया जा सकता है इस एम पैरामीटर से। एक टर्म डिफाइन किया जाता है, एम इज इक्वल टू 1/L, एल जो है लेंथ ऑफ द फाइबर है, डी टाउ एम अपॉन डी लेमडा, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स, की क्या वेरिएशन हो रहा है उस टाइम में जिस टाइम में सिग्नल प्रोपोगेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ। और अगर हम यहाँ पर वेवलेंथ वर्सेस मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर जो ये है इसका प्लॉट करते हैं तो इसका प्लॉट से हमको पता चल जाता है कि वो रीजन फॉर नेग्लिजिबल मटेरियल डिस्पर्जन क्या होगा, और उस रीजन को, जैसे यहाँ पर इस ग्राफ में ये रीजन है, उस रीजन को आइडेंटिफाई करके हम लोग उसी रीजन में उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को सिग्नल को उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अगर प्रोपोगेट कराएंगे तो मटेरियल डिस्पर्जन के इफेक्ट हमको कम से कम नजर आएंगे। वेव गाइड डिस्पर्जन में क्या होता है कि ये इसका कॉज क्या है? एक कॉज ये है कि लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन कोर एंड क्लेडिंग। अब कोर और क्लेडिंग में लाइट अलग अलग स्पीड से जा रही है, तो उसकी वजह से क्या सामने आएगा
लीड्स टू द वेरिएशन इन ट्रांसमिशन टाइम फॉर द मोड्स। जो ट्रांसमिशन टाइम है अलग अलग मोड्स का वो बदल जाता है, और बदलने की वजह से क्या होगा कि एक नॉर्मलाइज्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट हम लोगों को पहले डिफाइन करने हैं हम लोग यहाँ पर, जिसको हम लोग कह रहे हैं बीटा एन। इसको कहते हैं नॉर्मलाइज्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर अपॉन माइनस n2 स्क्वायर, जहां n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लेडिंग एंड n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर। तो यहां से कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर द वेव गाइड डिस्पर्जन वो ये है। अब इस जो बीटा एन हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था वेव गाइड डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए, उस बीटा को अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे बीटा एन को, तो हमको पैरामीटर डी मिल जाएगा, एंड डी इज इक्वल टू माइनस n2 अपॉन सी डेल्टा अपॉन लेमडा वी डी स्क्वायर वी बीटा एन डिवाइडेड बाय डी वी स्क्वायर। ये जो टर्म है यहाँ पर डेल्टा हमारा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे आपसे कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विच इज़ गिवन बाय n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1। वेव गाइड डिस्पर्जन जो है इसमें अलग अलग सिग्नल्स जो हमारे जा रहे हैं वो उनका जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कोर क्लेडिंग बाउंड्री पे अलग अलग तरीके से हो रहा है। सो फाइनली व्हाट वी कैन डिस्कस इज कि on the basis of these relations the waveguide dispersion can be calculated and we come to know that what are the causes through which the signal can be distorted। और अगर हमको किसी ऑप्टिकल फाइबर को डिज़ाइन करने में अगर हमको एटेन्यूएशन की जानकारी है, हमें डिस्पर्जन की जानकारी है, तभी हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा सिग्नल जो है वो फाइबर में कैसे प्रोपगेट कर सकता है। अब हमको क्या करना होगा कि जो डिस्पर्जन मैकेनिज्म है और जो एटेन्यूएशन मैकेनिज्म है दैट शुड बी रिमेंबर्ड प्रॉपरली, एंड फॉर दिस सेक it is very important because also we have discussed that what are the modes in which the optical fiber can be taken care of. So let us say that in case of when we are using the optical fiber in the telecommunication purpose, या हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं मान लीजिए सीसीटीवी के लिए, या हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी एंडोस्कोपिक सिस्टम्स के लिए, तो उन सभी जगहों पर हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि जो सिग्नल हम प्रोपोगेट कराना चाहते हैं उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस सिग्नल की वेवलेंथ क्या है, और उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना डिस्पर्जन होगा अगर हम ऑप्टिकल फाइबर में उस सिग्नल को मूव कराएंगे। तो जब तक कि डिस्पर्जन का कैलकुलेशन नहीं हो पाता और ये नहीं चूज़ हो पाता कि हम यहाँ पर जो वेव गाइड है उसके थ्रू कितना लॉस हो रहा है और एटेन्यूएशन भी कितना लॉस हो रहा है, तब तक ऑल द मतलब एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल द एप्लीकेशंस। दैट इज़ वाई दीज आर द पॉइंट्स। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि डिस्पर्जन, एटेन्यूएशन और उस पर भी ये मटेरियल और वेव गाइड डिस्पर्जन का कैलकुलेशन प्रॉपरली कर लिया जाए, स्कैटरिंग लॉसेस को कैलकुलेट कर लिया जाए, तभी जा कर के एक बेस्ट इंजीनियर्ड वे में ये कैलकुलेट कहा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर इस पर्टिकुलर जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पर हम ये भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि जितने भी ऑप्टिकल फाइबर हम लोग चूज़ करते हैं उन ऑप्टिकल फाइबर में ये भी देखना होगा कि जो जैसे हम बता रहे थे आपको कि बेंडिंग हो रही है, तो बेंडिंग जो है माइक्रो बेंडिंग हो या माइक्रो बेंडिंग हो, दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे अब ऑप्टिकल फाइबर को अगर आपने यूँ मोड़ दिया तो उसकी वजह से जो उसके माइक्रो बेंड्स क्रिएट हो जाएंगे, वो माइक्रो बेंड्स भी सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देंगे। और सिमिलरली मैक्रो बेंडिंग में भी यहाँ पे जो डिस्कस हमने किया था अभी पूरा आपसे कि मैक्रो बेंडिंग में भी सिग्नल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के बेंड करने के साथ साथ तो सिग्नल बेंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो तो लाइट अपने पाथ को ही फॉलो करेगी या सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अपने पाथ को फॉलो करेगा, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हम लोगों को मैक्रो बेंड्स और माइक्रो बेंड्स इन दोनों ही केसेस में हमारे सिग्नल का लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि इन लॉसेस को स्टडी किया जाए, और वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट it is very important to calculate the input as well as the output power so that the attenuation factor of a optical fiber could be calculated, which is very important for knowing which optical fiber is suited at which place. So इन्हीं बातों के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे और इसको ध्यान से समझेंगे। थैंक यू।